नमस्ते दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी में नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसके द्वारा के जीएसटी के रूल अमेंड किए गए हैं। इसके अलावा यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी नई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जिन व्यक्तियों के पास जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम है वो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए नई इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज की गई है। नोटिफिकेशन नंबर 36/2023 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट करना है सेक्शन 52 के अंतर्गत, तो उस केस में स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति गुड्स को सप्लाई करता है जो कि सेक्शन 10 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, टैक्स पे कर रहा है, यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, दोस्तों इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर ऐसे व्यक्ति को अलाउ नहीं करेगा कि वो इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई कर सके। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसका टीसीएस कलेक्ट करेगा सेक्शन 52 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट में, और इसे गवर्नमेंट को पे करेगा, और इसके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर रिटर्न भी फाइल करेगा GSTR 8 में। और ये नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2023 से इफेक्टिव हो गया है। दोस्तों, एक और नोटिफिकेशन 37/2023 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि जिन व्यक्तियों को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी होती वो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। यानी कि इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिन्हें कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट करना होता है सेक्शन 52 के अंतर्गत, वो नीचे दी गई कंप्लायंस करेंगे। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर गुड्स की सप्लाई तभी अलाउ करेगा यदि व्यक्ति ने जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे इनरोलमेंट नंबर ले लिया है, और इस केस में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई को अलाउ नहीं करेगा। इस केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा सेक्शन 52 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का, लेकिन इसके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर रिटर्न फाइल करेगा, और जो डिटेल है सप्लाई की वो फॉर्म GSTR 8 में दिखाएगा। और यदि मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व होते हैं सिंगल सप्लाई ऑफ गुड्स में, तो उस केस में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट लीज करेगा व्यक्ति को, उसे ये कॉम्प्लायंस करनी है। यह नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2023 से इफेक्टिव हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट ने CGST के रूल अमेंड कर दिए हैं। CGST सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2023 नोटिफाई किए गए हैं। दोस्तों, CGST रूल 9 में सब रूल 1 के अंतर्गत प्रोविजो दी गई थी, जो कि यह कहती थी कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को आधार से ऑथेंटिकेट करता है या फिर आधार से ऑथेंटिकेट नहीं करता है, लेकिन रिस्क पैरामीटर के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तो उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन तभी किया जा सकता था यदि व्यक्ति अपनी प्रीमिसेस पे प्रेजेंट होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो वर्ड था इन द प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन, उसे ओमिट कर दिया गया है। इस प्रकार अब यदि फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, तो उस केस में यदि टैक्सेबल व्यक्ति अपनी प्रीमिसेस पे प्रेजेंट नहीं भी है तब भी उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जा सकेगी। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसे 45 डेज़ के अंदर अपने बैंक को भी अपडेट करना होता है जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे। अब इसके लिए भी प्रोविज़न को अमेंड कर दिया गया है। दोस्तों, अब आपको 30 डेज़ के अंदर जैसे ही आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, या फिर अपनी आउटवर्ड सप्लाई की जो रिटर्न आप GST 1 फाइल करते हैं, या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू जो आप डिटेल्स अपलोड करते हैं, उससे पहले आपको बैंक अकाउंट की डिटेल जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे अपडेट करनी होगी, अदरवाइज़ आप ये रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, रूल 21A को भी अमेंड कर दिया गया है। रूल 21A में सब रूल 2A दिया गया था, जो कि यह कहता था कि यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी रिटर्न फाइल की है और वो उसकी GSTR 1 के साथ मैच नहीं कर रही है, जो उसने आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर की है, या फिर जो सप्लायर के द्वारा इनवर्ड सप्लाईज़ की डिटेल दिखाई गई है उससे मैच नहीं कर रही है, जैसे कि ITC, तो उस केस में जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस या अनोमलिटीज़ होती हैं उसके लिए आपको ईमेल भेजा जाता था, और उस टाइम पीरियड के लिए जीएसटी नंबर सस्पेंड किया जा सकता था। अब यहाँ पे नई प्रोविज़न भी ऐड कर दी गई है, यानी कि रूल 10A को भी रेफ़र कर दिया गया है। यानी कि अब यदि कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट की डिटेल अपडेट नहीं करेगा जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, तो उस केस में भी उसका जीएसटी नंबर सस्पेंड किया जा सकता है, और इसके लिए भी उसे ईमेल भेजी जाएगी।
और जिसका कि उसे 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यदि रूल 10A के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट को अपडेट कर देता है और अभी तक उसका जीएसटी नंबर कैंसिल नहीं किया गया है तो उसकी जो सस्पेंशन है वो रिवोक हुई मानी जाएगी। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी अमेंडमेंट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है रूल 23 सब रूल 1 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। दोस्तों जिन व्यक्तियों का जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता था वो रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे, लेकिन इसके लिए 30 डेज़ का टाइम दिया गया था। लेकिन अब इस प्रोविज़न को अमेंड कर दिया गया है। अब हम 90 डेज़ के अंदर रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे जैसे ही आपको जीएसटी का जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो सर्व हो जाता है। उसके बाद इसके अलावा पीरियड फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा या फिर उसके ऑथराइज किए गए ऑफिसर के द्वारा, जो कि फर्दर 180 डेज़ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। दोस्तों किसी व्यक्ति की बिजनेस प्रेमिसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन कब और कैसे की जाएगी, इसके लिए भी रूल को अमेंड कर दिया गया है। दोस्तों अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि यदि फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी जीएसटी नंबर देने के बाद तो उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन की जा सकती है और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है, फोटोग्राफ है वो अपलोड किए जाएंगे जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। इसके लिए उसके पास 15 वर्किंग डेज़ का टाइम होगा जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ली जाती है। दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे जो पहले वेरिफिकेशन की जाती थी प्रेजेंस ऑफ टैक्सेबल पर्सन में उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। इस प्रकार अब जो प्रेजेंस है टैक्सेबल पर्सन की वो ज़रूरी नहीं है जब फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। दूसरा दोस्तों वेरिफिकेशन की जा सकती है जीएसटी नंबर देने से पहले भी। इसके लिए जो रूल 9 में प्रोविज़न दी गई है उसके अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन की जा सकती है, जैसे कि व्यक्ति ने अपने आप को आधार से ऑथेंटिकेट नहीं किया है या जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि व्यक्ति को जीएसटी नंबर देने से पहले उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करनी है तो ऐसा किया जा सकता है। इस केस में भी डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ अपलोड की जाएगी जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे, लेकिन जो इसके लिए टाइम लिमिट है वो अब रिड्यूस कर दिया गया है। अब 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन सेड प्रोविजो ये यहाँ पे डाल दिया गया है, क्योंकि पहले यहाँ भी 15 वर्किंग डेज का टाइम होता था फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद, लेकिन अब व्यक्ति को क्योंकि टाइम लिमिट है जीएसटी नंबर देने के लिए तो उसकी कंप्लीशन होने से पहले 5 वर्किंग दिन से पहले ये काम किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों रूल 43 सब रूल 5 में भी अमेंडमेंट कर दी गई है। यदि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड सर्विस दी जाती है वेसल के द्वारा फ्रॉम अ कस्टम प्लेस इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया तो उस केस में उसे एग्जाम सप्लाई की वैल्यू से पहले एक्सक्लूड कर दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि ये ओमिट कर दी गई है तो अब इसे इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा नई एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्ट की गई है, यानी कि यदि ड्यूटी फ्री शॉप से कोई गुड्स सप्लाई की जाती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अराइवल टर्मिनल से इनकमिंग पैसेंजर को तो उस केस में भी से वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई का पार्ट माना जाएगा रूल 42 एंड रूल 43 के अंतर्गत। दोस्तों यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जाती है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को तो उस केस में आपको टैक्स इनवॉइस में नेम, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट और पिन कोड देने होते थे, लेकिन अब नेम ऑफ द स्टेट ही सफिशिएंट होगा और उसे ही एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिसिपिएंट माना जाएगा। दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलमेंट से रिलेटेड बहुत बड़ा बदलाव गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। नया रूल 88D इंसर्ट किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर लेता है और वो उस अमाउंट से ज़्यादा है जो कि उसका जीएसटी 2B में आ रहा है तो इसके लिए व्यक्ति को इंटीमेशन भेजा जाएगा जीएसटी DRC 01C में इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे भी और इसकी कॉपी उसे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी भेजी जाएगी, जिसके लिए कि उसे या तो ये एक्सेस अमाउंट पे करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसने अवेल किया है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या फिर इसके लिए रीज़न देना है कि एक्सेस अमाउंट क्यों आ रहा है। इसके लिए उसके पास 7 डेज़ का टाइम होगा। तो जिससे रजिस्टर्ड व्यक्ति को इंटीमेशन भेजा जाएगा वो ये एक्सेस अमाउंट को पे कर सकता है DRC 01C में जो उसे इंटीमेट किया गया है फुल्ली या फिर पार्टली इंटरेस्ट के साथ है। DRC 3 में इसकी पेमेंट की जा सकती है और इसका रिप्लाई किया जा सकता है DRC 01C के पार्ट B में, या फिर व्यक्ति इसके लिए रिप्लाई दे सकता है कि एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने क्यों अवेल किया है विद इन टाइम। दोस्तों यदि ये इंटीमेशन भेजा गया है लेकिन अमाउंट उसने पे नहीं किया है या फिर उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी है या एक्सप्लेनेशन तो दी है
लेकिन जीएसटी ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में इस अमाउंट को डिमांड किया जा सकता है सेक्शन 73 के अंतर्गत या फिर सेक्शन 74 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के। इस प्रकार यदि अब आपका डिफरेंस आएगा जीएसटीआर 3B में और जीएसटीआर 2B में तो उस केस में ये प्रोविज़न इन्वोक की जा सकती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों यह नया नोटिस जो कि जीएसटी DRC 01C में इशू किया जाएगा रूल 88D के अंतर्गत, ये सिस्टम जनरेटेड होगा, ऑटोमेटिकली आपको जारी कर दिया जाएगा। यानी कि यदि आपने जीएसटीआर 3B में ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है और जीएसटीआर 2B में कम आ रहा है टैक्स क्रेडिट, तो उस केस में इस प्रकार से आपको नोटिस आएगा कि कितना आपने एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है। और यहाँ पे आपको प्रोविज़न बताई जाएगी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कि आपको ये अमाउंट विद इंटरेस्ट पे करना है या फिर आपको रिप्लाई फाइल करना है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में ये अमाउंट सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के अंतर्गत डिमांड किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर रिप्लाई फाइल कर सकता है कि उसने अमाउंट DRC 3 के जरिए पे कर दिया है, तो उसका नंबर उसे यहाँ पे देना होगा ARI नंबर DRC 3 का। या फिर व्यक्ति ये रिप्लाई फाइल कर सकता है कि इसके क्या रीज़न थे, जैसे कि उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्लियर टैक्स पीरियड में अवेल नहीं किया था क्योंकि उसने गुड्स रिसीव नहीं की थी, और इस टैक्स पीरियड में क्योंकि उसने गुड्स रिसीव कर ली हैं इसलिए ITC अवेल किया गया है। या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट से पहले पीरियड में उसने मिस कर दिया था, अब उसने क्लेम किया है। या फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड ITC है जो कि 2B में नहीं आ रहा था। या फिर SEZ से इनवर्ट सप्लाई है जो कि 2B में नहीं आ रही थी। या फिर लास्ट टाइम उसने एक्सेस ITC रिवर्स कर दिया था। इट एक्स्ट्रा जो भी रीज़न है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे और इसे वेरीफाई करके फाइल करना होगा जीएसटी पोर्टल पे। इसके साथ ही दोस्तों रूल 59 को भी अमेंड कर दिया गया है, यानी कि कब व्यक्ति GSTI 1 की रिटर्न या फिर IFF के थ्रू इनवाइसेस की डिटेल अपलोड नहीं कर पाएगा जीएसटी पोर्टल पे यदि व्यक्ति ने रूल 88D सब रूल 1 की कॉम्प्लायंस नहीं की है, यानी कि उसका एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है उसने जीएसटीआर 3B में एज़ कम्पेयर टू जीएसटीआर 2B, तो उस केस में वो GSTI 1 को फाइल नहीं कर पाएगा या इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू नेक्स्ट टैक्स पीरियड के लिए इनवाइस अपलोड नहीं कर पाएगा जब तक कि वो एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट को पे नहीं कर देता या फिर जो इसके लिए रीज़न है वो सबमिट नहीं कर देता है जीएसटी पोर्टल पे। इसके साथ ही दोस्तों यदि किसी व्यक्ति ने नई जीएसटी रजिस्ट्रेशन ली है और वो जीएसटी के पोर्टल पे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को अपडेट नहीं करता है तो उस केस में भी वो GSTR 1 या इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू इनवाइसेस अपलोड नहीं कर पाएगा जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों रूल 64 में जहाँ पे वर्ड दिए गए थे पर्सन इन इंडिया अदर देन, वहाँ पे वर्ड नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट रेफर टू इन सेक्शन 14 ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। दोस्तों रूल 67 सब रूल 2 में भी अमेंडमेंट की गई है, यानी कि जो TCS कलेक्ट किया जाता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा उसे इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल कराया जाता है रजिस्टर्ड सप्लायर को जैसे ही ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपनी GST रेट को फाइल कर देता है। दोस्तों GST का रिफंड देने के लिए रूल 89 में प्रोविज़न दी गई थी, उसमें भी बदलाव किए गए हैं। अब यदि कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ज़्यादा टैक्स पे कर देता है तो उस केस में उसका रिफ़ंड दिया जाता है, लेकिन अब ये रिफ़ंड तभी दिया जाएगा जब उसे लास्ट रिटर्न जो उसे फर्निश करनी थी वो फर्निश कर देगा, उसके बाद ये रिफ़ंड उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा टैक्स पे कर देता है तो उसे GST का रिफ़ंड दिया जाता है, इसके लिए उसे डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। तो इसी प्रकार यदि उसने ज़्यादा इंटरेस्ट या कोई और अमाउंट पे कर दिया है तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट यदि अटैच करेगा तो उसे रिफ़ंड तभी दिया जाएगा। दोस्तों यदि GST ऑफिसर डिले से रिफ़ंड देता है तो उस केस में उसे इंटरेस्ट भी पे करना होता है, लेकिन अब नीचे दिए गए पीरियड को डिले नहीं माना जाएगा GST ऑफिसर के पार्ट पे। जैसे कि यदि आपने कोई रिफ़ंड की एप्लीकेशन दी है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसके लिए आपको नोटिस RFD 8 में जारी किया जाता है GST ऑफिसर के द्वारा और आपको 15 डेज़ का टाइम दिया जाता है रिप्लाई करने के लिए। यदि आप इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं या फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट या रिप्लाई सबमिट करने के लिए टाइम लेते हैं तो ये आपके पार्ट पे डिले मानी जाएगी। इसके साथ ही यदि आपने जो बैंक अकाउंट दिया था उसमें रिफ़ंड को क्रेडिट किया गया लेकिन क्रेडिट जो फेल हो गया क्योंकि बैंक अकाउंट की डिटेल वैलिड नहीं थी, तो उसके बाद आपने एडिशनल टाइम लिया है तो इस पीरियड को भी एक्सक्लूड किया जाएगा। ये GST ऑफिसर के बिहाफ पे डिले नहीं मानी जाएगी।
दोस्तों रूल 96 अब रूल 2 में जो प्रोविज़न दी गई थी उन्हें ओमिट कर दिया गया है, क्योंकि आज की डेट में पहले GST 1 फाइल की जाती है, उसके बाद GST 3 भी फाइल की जाती है। जबकि इस प्रोविज़न में बताया गया था कि व्यक्ति GST 3B को फाइल करने के बाद भी GST 1 का टेबल 6 से फाइल कर सकता है। तो अब ये प्रोविज़न रिडंडेंट हो गई थी, इसलिए अब इसे डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों GST एक्ट के अंतर्गत अपील कैसे फाइल की जाएगी, इसके लिए प्रोविज़न को अमेंड कर दिया गया है। अब GST एक्ट के अंतर्गत अपील इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल की जाएगी, लेकिन नीचे दिए गए केसेस में अपील को मैन्युअली भी फाइल किया जा सकता है यदि कमिश्नर इसके लिए नोटिफाई करता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली अपील नहीं फाइल की जा सकती क्योंकि डिसीजन या फिर ऑर्डर अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में मैन्युअली आप फाइल कर सकते हैं और इसके लिए प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू की जाएगी। इसके साथ ही GST डिपार्टमेंट के लिए भी जो अपील फाइल करने के रूल हैं वो भी चेंज किए गए हैं रूल 109 के अंतर्गत, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किए। दोस्तों ई-वे बिल से रिलेटेड रूल भी चेंज किए गए हैं। अब यदि इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट मूवमेंट की जाएगी गोल्ड की, प्रीशियस स्टोन्स की, तो उस केस में भी ई-वे बिल को जनरेट किया जा सकता है। इसके लिए प्रोविज़न दी गई है कि स्टेट टैक्स कमिश्नर या फिर यूनियन टैक्स कमिश्नर ये मैंडेट कर सकता है कि जो रूल 138 सब रूल 14 के अंतर्गत अनेक्चर दिया गया है उसमें सीरियल नंबर 4 और 5 के लिए ई-वे बिल को बनाया जा सकता है। इसके लिए कंसाइनमेंट वैल्यू जो गुड्स की है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा की होनी चाहिए और इसे कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद जुरिडिक्शनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। तो दोस्तों इस केस में आपको ई-वे बिल बनाना पड़ सकता है यदि आप इंटर स्टेट मूवमेंट करते हैं, भले ही ये सप्लाई के लिए हो या फिर रीज़न अदर देन सप्लाई हो या फिर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाई ले रहे हों। तो ये मूवमेंट कमेंस करने से पहले आपको ई-वे बिल का पार्ट ए जो है वो जनरेट करना है, यानी कि EWB 01 का। दोस्तों यदि ये गुड्स जो है ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या कोरियर के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में ई-कॉमर्स ऑपरेटर या कोरियर एजेंसी पार्ट ए को बना सकती है। दोस्तों यहाँ पे आपको ई-वे बिल के पार्ट बी में यानी कि व्हीकल नंबर को एंटर करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको सिर्फ पार्ट ए ही जनरेट करना होगा। दोस्तों ये पार्ट ए रजिस्टर्ड सप्लायर को कॉमन पोर्टल पे उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो इसका यूज़ GST 1 को फाइल करने के लिए कर सके। दोस्तों यदि आप ई-वे बिल को बना लेते हैं इस पर्पज़ के लिए लेकिन आप इसे ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं तो उस केस में आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। लेकिन यदि ये ट्रांजिट के दौरान वेरीफाई कर लिया जाता है तो फिर आप इसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ये ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं होगी यदि ये गुड्स जो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, लैंड कस्टम स्टेशन से इनलैंड कंटेनर डिपो या फिर कंटेनर फ्रेट स्टेशन पे फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम, या फिर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अंडर कस्टम बॉन्ड फ्रॉम इनलैंड कंटेनर डिपो और इन कंटेनर फ्रेट स्टेशन से कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड लैंड कस्टम स्टेशन पे, या फिर एक कस्टम स्टेशन से कस्टम पोर्ट पे और दूसरे कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट पे, या फिर कस्टम सुपरविजन और कस्टम सील के अंतर्गत इसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस केस में जो ई-वे बिल की प्रोविज़न दी गई हैं रूल 138A, रूल 138B, रूल 138C, रूल 138DA एंड रूल 138E की वो भी अप्लाई होंगी। दोस्तों इस केस में जो कंसाइनमेंट वैल्यू होगी गुड्स की वो जो आप अपनी इनवॉइस में डिक्लेयर करेंगे या बिल ऑफ सप्लाई में डिक्लेयर करेंगे वो मानी जाएगी और उसमें सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स को भी इंक्लूड माना जाएगा। लेकिन यदि आप एक ही बिल रेज करते हैं टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए, तो एग्जम्प्ट गुड्स की जो वैल्यू है उसे एक्सक्लूड माना जाएगा। दोस्तों GST में नया रूल 142B इंसर्ट किया गया है, यानी कि मान लीजिए आपके GST 3B में आपने कम टैक्स लायबिलिटी दिखाई है, GST 1 में ज़्यादा दिखाई है, रूल 88C के अकॉर्डिंग आपको इंटीमेशन भी दिया गया था और अब ये अमाउंट जो वो पेबल बन जाता है तो उस केस में GST ऑफिसर आपको DRC 01D के अंतर्गत इसके बारे में इंटीमेशन देगा और जो टैक्स होगा विद इंटरेस्ट आपको पे करना होगा विद इन 7 डेज और ये जो अमाउंट है आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में भी पोस्ट कर दिया जाएगा। इसे ही नोटिस ऑफ रिकवरी माना जाएगा। यदि आप अमाउंट पे नहीं करेंगे तो इस केस में जो रूल 143, 144, 145, 146, 147, 155, 156, 157 एंड 160 के तहत कार्रवाई है वो की जा सकती है GST ऑफिसर के द्वारा इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए। दोस्तों ये है DRC 01D का फॉर्मेट जिसके अंतर्गत के आपको इंटीमेशन दिया जाएगा कि अमाउंट जो है रिकवरेबल है।
अंडर सेक्शन 79। तो इस प्रकार से आपको नोटिस मिलेगा और यहाँ पे बताया जाएगा कि ये अमाउंट आपको विद इन 7 डे जो है वो पे करना है। दोस्तों कंपाउंडिंग ऑफेंस के लिए भी प्रोविज़न को चेंज किया गया है। जहाँ पे वर्ड था कि एसएससी के द्वारा कोऑपरेट करना ज़रूरी है प्रोसीडिंग में, उसे अब डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा कंपाउंडिंग ऑफेंस की क्या लिमिट होगी, इसके लिए आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं कि यदि ऑफेंस सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 क्लोज 1 के अंतर्गत किया गया है तो कितनी जो कंपाउंडिंग होगी, और यदि सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 के अंतर्गत दिया गया है तो उस केस में कितनी कंपाउंडिंग होगी। इसके लिए टेबल दिया गया है जिससे कि आप अपने स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। और यदि कोई ऑफेंस एक से ज़्यादा कैटेगरी में आ रहा है तो उस केस में जिस ऑफेंस के लिए ज़्यादा कंपाउंडेबल अमाउंट है उसे कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों रूल 162 के बाद नया रूल 163 इंसर्ट किया गया है जीएसटी एक्ट में, यानी कि कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति चाहता है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन GST-REG 1 में दी है या GST 3B की रिटर्न में दी है या GST 1 की रिटर्न में दी है वो शेयर की जाए रिक्वेस्टिंग सिस्टम के साथ है, तो उस केस में उसे कंसेंट देनी होगी कि किस टैक्स पीरियड के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। और यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति चाहता है कि जो उसने GST 1 में इन्वाइसेस दिखाई हैं उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए तो रेसिपिएंट की भी उसे कंसेंट लेनी होगी। और यदि वो ये कंसेंट दे देता है तो उस केस में माना जाएगा कि उसने रेसिपिएंट से कंसेंट ले ली है कि उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। और इस केस में जीएसटी का कॉमन पोर्टल इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा रिक्वेस्टिंग सिस्टम के साथ। दोस्तों जीएसटी की रिटर्न यदि कोई व्यक्ति फाइल नहीं करता तो GST 3A में उसे नोटिस जारी किया जाता है। जैसे कि व्यक्ति ने GST 3B नहीं फाइल की, GST 1 नहीं फाइल की, GST 10 नहीं फाइल की कैंसिलेशन होने के बाद। दोस्तों इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करेगा GST 9 या 9A और वो इसे फाइल करने के लिए लायबल था तो उस केस में भी सिस्टम के द्वारा उसे ऑटोमेटिकली नोटिस जारी कर दिया जाएगा जिसका कि उसे विद इन 15 डे जो है वो रिप्लाई करना है। अदरवाइज उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जा सकता है, जैसे कि शो को नोटिस जारी किया जा सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों जो GST 5A का फॉर्मेट है जो कि ऑनलाइन डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस के केस में फ़ाइल किया जाता है उस फॉर्म में बदलाव किए गए हैं। कुछ वर्ड में चेंज किया गया है, जैसे कि जहाँ पे वर्ड पर्सन लिखा गया था वहाँ पे ऑनलाइन रिसिपिएंट किया गया है। इसके अलावा नीचे दिए गए सीरियल नंबर इंसर्ट किए गए हैं 5B एंड 5C, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों GST 8 की रिटर्न ई-कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करनी होती है तो इसमें 1 अक्टूबर 2023 से चेंजेस किए गए हैं फॉर्म में। जैसे कि यदि ई-कॉमर्स ऑपरेटर ऐसी सप्लाई करता है जो कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर उसके पोर्टल के थ्रू कर रहा है तो उस केस में इनरोलमेंट नंबर ऑफ द सप्लायर, ग्रॉस वैल्यू सप्लाई, वैल्यू सप्लाई रिटर्न, नेट वैल्यू सप्लाई यहाँ पे शो करनी होगी। इसी प्रकार सीरियल नंबर 4 के बाद 4.1 जो है वो इंसर्ट किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अमेंडमेंट टू डिटेल ऑफ सप्लाई में थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर। इसके साथ ही GST 9 और 9C का जो फॉर्म है एनुअल रिटर्न के लिए रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो फॉर्म है उसमें रिस्पेक्टिव टेबल्स में बदलाव किए गए हैं। दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।